नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। महिलाओं के बहाने एक बार फिर से सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब की बार मामला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ा है, जिसे कांग्रेस ने अब महिलाओं के साथ धोखा बता दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि भाजपा का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डायरेक्ट वोट ट्रांसफर मॉडल अब देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीयत साफ है, चुनाव से ठीक पहले जनता को पैसों का लालच दो और सत्ता हासिल होते ही अपना मतलब साध कर उन्हें दरकिनार कर दो। गहलोत के सियासी वार पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हम लाडली बहना जैसी योजना को बंद करने वाले नहीं हैं, लेकिन अशोक गहलोत को इस पूरे मामले पर बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसे में आज प्राइम डिबेट पर चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में चुनाव से पहले जो घोषणाएं की जाती है उसे चुनाव जीतने के बाद पूरा करने के दौरान खाना पूर्ति आड़े आती है, या फिर सरकार को घेरने के लिए ये सिर्फ विपक्ष का एक सियासी बहाना है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर मदन राठौड़ ने क्या पलटवार किया अशोक गहलोत के एक्सपोज पर। गहलोत साहब को तो ऐसी बात कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गहलोत साहब ने खुद ने 2018 के चुनावों में अपने नेता राहुल गांधी जी को बुलाकर राजस्थान में घोषणा करवाई थी कि हम 10-10 हज़ार रुपये खटाखट, वो शब्द मुझे याद आ रहा है आज भी। वो खटाखट बोलते थे कि आपके खाते में हो जाएंगे ट्रांसफ़र। क्या हुआ उसका? पूरे 5 साल गुजार दिए गहलोत साहब ने, वो तो नहीं किया। हम गहलोत साहब की तरह जनता को धोखा देने वाले नहीं हैं, हम जनहित के काम करते हैं। गहलोत साहब और उनके नेताओं ने तो जनता को भ्रमित करने का काम किया है, जनहित के काम किए नहीं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में करणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। करणवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अटल जी, एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट है वो अशोक गहलोत जी ने किया और आंकड़े भी उसमें इस बार तो सामने रख दिए उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के नाम पर वोट बटोरे, चुनाव जीतने पर 92 लाख महिलाओं के नाम एक झटके में आप लोगों ने काट दिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का डिंडोरा पीटा, केवाईसी के बहाने लाखों बहनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपए डाले और चुनाव जीतते तकनीकी खामी का बहाना बनाकर रिकवरी के नोटिस भेज दिए। आंकड़े सामने रख दिए। देखिए दीपक जी, बात ये है कि गहलोत साहब अब अपनी जो खोई हुई राजनीति की जो एक जगह है वो ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं और भ्रम की राजनीति पर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके शगुफे अलग अलग समय पे केवल भ्रम डालने की स्थिति, वो ठीक बोलते हैं क्या? उनका नाम ही जादूगर शायद भ्रम डालने के लिए लिया गया है। अच्छा, सच्चाई होती तो एक बात बताइए, गहलोत साहब ने तो जो पायलट साहब थे उनके उप मुख्यमंत्री, उन्हें गद्दार कहा था, निकम्मा कहा था। है क्या वो ऐसे? इन कांग्रेस से ही पूछ लीजिए कि क्या ये कहा था या नहीं कहा, और कहा था तो क्या सही में वो नकारा, निकम्मे और गद्दार हैं? तो बात ऐसी है। अब देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर केवाईसी जो है वो एक प्रोसेस है, उसमें कुछ नाम कटते हैं, ऐसे नाम जो कि आप देखिए कि सत्यापन में अपात्र, ऐसे डुप्लीकेट जो अपात्र कैंडिडेट है, मृत हैं या अन्य कारणों से वो केवाईसी अगर नहीं करवा पा रहे हैं, घर का एड्रेस उनका ठीक नहीं है या कहीं और का है, अलग स्टेट के हैं, ऐसी बहुत सारे कुछ कारण होते हैं। और जैसे ही केवाईसी को अपडेट करा लेते हैं, वापस अगर वो पात्र है तो जुड़ भी जाते हैं। अब केवल आप कटने वाले नामों को तो बताएं और जुड़ने वाले नामों की आप केवल एक बार गंभीरता से इस विषय को ऐसे देखें कि भाई कितने नाम कट करके आज की स्थिति क्या है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें 22 लाख नाम हैं। अब 22 लाख नाम आज की स्थिति में है। अब उसमें से अगर मान लीजिए 2 लाख नाम कटे डुप्लीकेसी और ये जो मैंने बताई अपात्रता या मृत होने के कारण या कोई और केवाईसी की पात्रता पूर्ण नहीं करने के कारण, तो वो नाम कट करके और नए पात्र योग्य व्यक्ति भी जुड़े हैं उसके अंदर। इसी तरह पेंशन के अंदर आज भी 91 लाख से अधिक लोगों को पेंशन मिल रही है एकल नारी विधवा पेंशन योजना में। तो ये देखिए, एक बात उठाओ और उसको शगुफे की तरह छोड़ो और उसको
क्लैरिटी भी मतलब नहीं लानी चाहिए। केवल ना अपात्र होगा, केवाईसी किस लिए कराई जाती है? इतने जमकर के डुप्लीकेट नाम किए गए, जो लोगों की डेथ हो गई। अच्छा आप बताइए दीपक जी, मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता साहब भी हैं, एनालिस्ट साहब भी हैं, आप इनसे पूछिए कि डेथ सर्टिफिकेट, डेथ का आधार कार्ड या आपका जो वोटर आईडी कार्ड है या कहीं पर भी डेथ होने पर इसका उससे लिंक है क्या, था क्या पहले? अब ई केवाईसी में तो ये सब जरूरी हो गए, इनमें लिंक करने अब तक क्यों नहीं किया गया? ठीक वो है। लिंक नहीं होने से आधार कार्ड डेथ होने के बाद भी बना रहता था, ठीक है। और वो उसके अंदर चलता रहता था, उसमें ठीक है। लोग ही उठा रहे थे, पेंशन उठा लो, अलग अलग ठीक है। जितनी भी ये आरोप लगाते हैं ना, उसमें से ये गुजरे हुए होते हैं, इन्हें पता है कि कहां पर हमने क्या किया ठीक है। है। और ठीक है। अब जब वो सुधरने जा रहा है तो इनको परेशानी होती है, ठीक और है। उसी भ्रमजाल में ये लोगों से बात करते हैं। ठीक है। ठीक है सर। करणवीर जी, क्या केवाईसी नहीं होनी चाहिए, सत्यापन नहीं होना चाहिए क्या? क्या आखिर कौन पात्र है, कोई पात्रता की आड़ में कोई अपात्र व्यक्ति लाभार्थी ना बन जाए, इसके लिए कोशिश तो की जानी चाहिए। दीपक जी, आज मुद्दा किसी पार्टी या राजनीति का नहीं है, मुद्दा है देश की करोड़ों महिलाओं के भरोसे का। भाजपा चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन चुनाव के बाद चाहे वो केवाईसी हो, पात्रता हो, तकनीकी कारण हो, वोटों की डुप्लीकेसी हो, नाम की डुप्लीकेसी हो, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, जब आप नाम जोड़ रहे थे, जब आपको बिहार का चुनाव जीतना था, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन आप पात्रता चेक न करके केवल और केवल सत्ता पर आसीन होने के लिए एक लालच का जाल आपने बुना और धड़ाधड़ आपने हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। जब आप हम बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर समान अवसर की, लेवल प्लेइंग की, तो कहां थे? आज सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ये जब जैसी संस्थाएं हैं, क्या ये इनसे ये नहीं पूछना चाहिए? जब आप इनको जारी कर रहे थे चुनाव के समय में, तब आपने पात्रता जांच नहीं की, और अब आप ये कह रहे हैं कि डेथ के कारण। मुझे तो ये बता दीजिए, 92 लाख महिलाएं की डेथ हो गई है महाराष्ट्र के अंदर, आपने 92 लाख महिलाओं की पात्रता पे संकट डाल दिया, और आप कह रहे हैं उनकी डेथ हो गई। केवल और केवल सरकार को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करना है। महिलाओं को अंगूठा दिखाया जा रहा है, लोकतंत्र को मजाक बनाया जा रहा है कि लालच देकर, एक लालच का एक जाल बुनकर आपने सत्ता को हथियाने का काम किया। और जब बारी आई आपकी डिलीवरी की, जब बारी आई कमिटमेंट की, जब बारी आई एग्जीक्यूशन की, तब कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर आप लाडली बहना नहीं लाते हैं, राजस्थान के अंदर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए नहीं देते हैं। लखपति दीदी योजना का आज ही राजस्थान में मैं इनसे पूछ लूं क्या डेटा है, कितनी महिलाओं को आपने लखपति दीदी बनाया, और कितनी महिलाओं की आय का आपने डिजिटाइजेशन से मान लीजिए या कहीं भी सत्यापन किया किसी भी लेवल के ऊपर? बिल्कुल केवल और केवल कागजी आंकड़े बुनकर कहीं ना कहीं सत्ता को हथियाना, और जब अपनी जिम्मेदारी तय करने का समय आया तब उस जिम्मेदारी से भागने का काम लगातार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करती आई है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश की राज्य सरकारें हो, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे कोई इनसे पूछ ले कि 2 करोड़ रोजगार का आपका जुमला आज तक भी आप हकीकत में ला के आ पाए क्या? कभी कहते हैं पकोड़े तलो, कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं वो करो। अरे साहब, देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको बार बार आपको बेवकूफ बनाने हर मोर्चे पर, रोजगार पे, चिकित्सा पे, कहीं ना कहीं उनको हमेशा लालच या अंगूठा दिखाने का काम कर रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है। एकलव्य जी, अशोक गहलोत जी ने तो आंकड़ों के साथ इस बार बात रख दी। 92 लाख तो महाराष्ट्र का जिक्र कर दिया, फिर बिहार का जिक्र कर दिया कि 10-10 हजार रुपए दे दिए, फिर तकनीकी खामी बता दी। लेकिन आखिर में एक बात और उन्होंने कही है कि इस वोट की खरीद फरोख्त को देखकर भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो है मूक दर्शक बने हुए हैं। तो उनको तो यकीन भी नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भी कि वो कुछ न्याय कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? मतलब कौन न्याय दिलाएगा अशोक गहलोत जी को? मतलब सुप्रीम कोर्ट तो न्याय दे नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन दे नहीं सकता, कौन, आपको क्या लगता है कौन न्याय कर सकता है? राहुल गांधी जी। जनता करेगी, चिंता ना करें। ये बात कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बिल्कुल सही कही। मुझे लगता है कि जनता न्याय करेगी, और काफी समय से करते भी आ रही है। जैसे कि 3 बार से लगातार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने चुनने का निर्णय किया है। देखिए, 3 पहलू हैं दीपक जी, जहां तक मुझे लगता है। जहां तक केवाईसी की बात है, मैं आपको बताऊं कि जब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब चालू किया गया और लोगों को बैंकिंग सिस्टम से सीधा जोड़ा गया, तो उसके बारे में एक बात थी कि
कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वयं कहा करते थे, एक बात वो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं जनता के लिए तो वहां पे करीब 15 पैसे पहुंचते हैं। और राहुल गांधी जी ने 2009 में यूपीए के कार्यकाल में ही स्वयं एक भाषण में कहा था कि अब तो ऐसी स्थिति हो चुकी है, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कि अब तो ऐसी स्थिति हो चुकी है कि मैं 1 रुपया सरकार भेजती है तो 5 पैसा ही पहुंचता है। और देखिए, तो होता क्या था कि ये आंकड़ा समझना दीपक जी बहुत जरूरी है। होता क्या था कि जो लोग मर चुके हैं या क्योंकि सिस्टम डिजिटाइज नहीं था, इसके कारण से जो लोग मर चुके होते थे या फर्जी लोगों के नाम पे जो पैसा उठाया जाता था, वो पैसा जब फिल्टर किया गया तो मैं आपको बताऊं कि 10 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेविंग हुई सरकार की। और ये 1 लाख करोड़ रुपए कहां लगता है? देश की जनता के विकास कार्यों में ही लगता है। अब दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू समझें कि देखिए, अशोक गहलोत जी को इससे पर्टिकुलरली इस केस में क्या समस्या हुई है, ये महिला वर्ग की अचानक से क्यों चिंता कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने जो अपनी ट्रेडिशनल राजनीति इतने वर्षों से करी है वो बड़ी सिंपल रही है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने माली हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, और इस तरह से आप अपनी पॉलिटिक्स करो, उसी हिसाब से उनको जो सुविधाएं पहुंचानी है वो भी पहुंचाओ। लेकिन आपने देखा, अखिलेश यादव जी का भी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि वो मुस्लिम यादव के समीकरण की बात करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने फॉर्चुनेटली देश के लिए और अनफॉर्चुनेटली अशोक गहलोत जी और उनकी पार्टी के लिए इस डायनामिक्स को चेंज करके इसको महिला युवा कर दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, लोगों को सुविधाएं पहुंचने लगी। और अंत में एक बात दीपक जी और ऐड कर दूं कि देखिए, समस्या मेन अशोक गहलोत जी की समझिए, ये कांग्रेस की भी समस्या नहीं है। अब राजस्थान जो है, जो 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे आगे बढ़ के देख रहा है अपने नेतृत्व के लिए। बीजेपी की बात करें तो वहां भी नेतृत्व बदलाव हुआ है। और अगर आप विपक्ष की भी बात करेंगे तो वो सचिन पायलट जैसे नेताओं की तरफ देख रहा है। तो अशोक गहलोत जी सिर्फ अपना रेलेवेंस और अपनी राजनीतिक भूमि को ढूंढने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी जी 20 दिन की छुट्टी पर चले गए, लेकिन पिछले 20 महीने में उनको अशोक गहलोत जी के लिए 20 मिनट नहीं मिले। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, एकलव्य जी वापस आता हूं। रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अटल जी, एक बड़ा सवाल जो लगातार उठता है वो ये है कि चुनाव के बाद में, चुनाव से पहले तो ये तमाम जो सुविधाएं वो देना शुरू कर देते हैं, चुनाव के बाद ही ये केवाईसी की याद क्यों आती है, सत्यापन की बात क्यों याद आती है? बिहार का जिक्र किया है अशोक गहलोत जी ने अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा पहले तो आपने 10-10 हजार रुपए दे दिए, फिर रिकवरी के नोटिस भेज दिए। दीपक जी, एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपकी ई-केवाईसी बैंक की कब हुई थी और कितनी बार होती है? ये हर व्यक्ति की होती है। आपके पास आता होगा मैसेज, मेरे पास भी आता है, सभी के पास आता है। हर साल ई-केवाईसी की जाती है, एक सामान्य प्रोसेस है, उसमें समय भी दिया जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पात्र नहीं रहा, उसका मतलब केवल इतना सा है कि अगर मेरे को 2-3 बार बताया गया कारण कि ये आपकी ई-केवाईसी ड्यू है, इस और ई-केवाईसी में ये चीज ड्यू है, अगर मैं नहीं करवा रहा तो एक समय आता है जब वो एक बार रोक देते हैं, फिर मैं वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता हूं। और आजकल तो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन में ऑनलाइन भी वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं और अपना फिंगरप्रिंट्स, आधार वगैरह जो उनको रिक्वायर्ड होता है वो देते हैं, वापस से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसको केवल यही बताते रहना कि सब इतने लोगों का हटा दिया, ऐसा हटाया नहीं है। देखिए, बात सुनिए कि अच्छा बताइए आप, जैसा कि कहा कि राजीव गांधी वाला कोट एकलव्य जी ने दिया कि भाई 1 रुपए भेजते थे तो वहां पर जो व्यक्ति मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं, तो ये सब क्यों होता है? उसके लिए क्या चाहिए था? उसके लिए लोगों के अकाउंट चाहिए थे, लोगों के पास अकाउंट होने चाहिए थे। अटल जी ये इस बात को लेकर कह रहे हैं, अटल जी ये इस बात को लेकर कह रहे हैं, अटल जी ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आपने पहले तो दे दिया, चुनाव जीतने के कुछ समय बाद में, कुछ महीनों बाद में ही सडनली केवाईसी की याद क्यों आई? ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि एक बड़ी आबादी है, जहां की भी बात की, महाराष्ट्र की, वहां बड़ी आबादी है, पहले बैंक खाता खोलती है, खाता खोलने के एक नियम होते हैं, उसके आधार पे वो खाता खोल देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए।
उतनी सी बात है। और ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का पार्ट है दीपक जी। अब किसी भी प्रोसेस को आप आधा उठा करके बीच में से तोड़ के और कोई बात कर दोगे तो उसका कोई रिलेवेंट मीनिंग नहीं, एक भ्रम क्रिएट हो जाएगा कि अरे ऐसा हो रहा है। आप ऐसे समझिए, वो 10 लोग तो खड़े करें जो ये कहें कि साहब हम पात्र थे लेकिन हमें नहीं मिला। ऐसे इतने लाख में से 100 लोग तो आए। ठीक है, अब वो बांग्लादेशी आएंगे तो हम क्या करें? ठीक है, लेकिन ये नाम काटने के आरोप आप लोगों पर क्यों लगते हैं बार बार? भाई हमें देखो दीपक जी, बात ऐसा है कि या तो कोई काम कर रहा होता है, अब जो काम कर रहा होता है, अभी अपन लोग डिबेट कर रहे हैं तो अपने पूरा फोकस अपन इसी पर है। अब जो ठाले बैठे हैं वो तो कुछ भी कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। करणवीर जी, क्या कांग्रेस का राज हो तो उसमें सत्यापन की जरूरत नहीं होती क्या? केवाईसी की जरूरत नहीं है? दीपक जी, कांग्रेस परिणाम देती है, भाजपा की तरह प्रचार नहीं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, अभी आपने अटल जी को भी सुना और एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट एकलव्य जी को भी सुना। इन्होंने जो आज इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, महिलाओं के साथ जिस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। चाहे एकलव्य जी हो, चाहे ये हो, राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने वो ये कर दिया, आज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज का मुद्दा इस डिबेट में आपने सब्जेक्ट भी रखा है कि पात्र महिलाओं को अपात्र क्यों घोषित कर दिया। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपकी भारतीय जनता पार्टी से ही सरकार के डर से बाहर निकलिए। एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आप महिलाओं के हक की तो बात कीजिए। कांग्रेस तो महिलाओं के हक की बात कर रही है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पात्र महिलाएं, 92 लाख महिलाएं पात्र ही थी, उनको बेनिफिट मिल रहा था और उनको एक दिन से अचानक उनको अपात्र घोषित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ने का तरीका है। करणवीर जी, इसकी कोई शुरुआत, करणवीर जी, कोई प्रक्रिया तो नहीं होगी? कोई प्रक्रिया तो रही होगी? दीपक जी एक मिनट। और दीपक जी, मैं पूछ रहा हूं, जब बिहार के चुनाव इलेक्शन सर के ऊपर थे तो कैसे वह पात्र महिलाएं पात्र हो गई 10,000 का बेनिफिट लेने के लिए? क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना था, चुनाव मैनेज करना था। और इसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, चाहे वो कोई किसी भी चुनाव आयोग का अधिकारी हो, उनको दिख ही नहीं रहा है। आप बताइए, आज वोटिंग है, आपके अकाउंट में किसी सरकार के द्वारा 10,000 का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रुझान तो उधर बढ़ेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हो। और जब आज देने का टाइम आया, 5 साल आपको मिले सरकार की सेवा करने के लिए, उस समय आप उनको अंगूठा दिखा रहे। मैं करणवीर जी सुनिए, करणवीर जी सुप्रीम कोर्ट, करणवीर जी सुनिए आपकी बात, करणवीर जी सुनिए, करणवीर जी, क्या आज ही 92 लाख महिलाएं अपात्र कैसे हो गई? क्या वो सारी मर चुकी है? करणवीर जी, सबकी डेथ हो चुकी है? करणवीर जी, उनके पीछे अरे करणवीर जी सुन तो लीजिए, करणवीर जी, सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक है, चुनाव आयोग मूक दर्शक है, ठीक है? आप लोग जैसा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मूक दर्शक है, चुनाव आयोग भी मूक दर्शक है। ये जो केवाईसी की प्रक्रिया है, सत्यापन की प्रक्रिया है, या पात्रता का जो पैमाना है उसको मापने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए कोई तो प्रक्रिया रही होगी, उसको चैलेंज तो किया जा सकता है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, जब इनको बेनिफिट ट्रांसफर किया था तब कहां सिस्टम तो यही था ना, तब आपने जांच नहीं की। जब बिहार चुनाव इलेक्शन था तब आपने जांच नहीं की, तब आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि चुनाव जीतना था। मेन वो लॉजिक समझिए ना, आप पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, आप सत्ता के बल पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, आप लेवल प्लेइंग चाह ही नहीं रहे, लोकतंत्र का मजाक बना रहे, और फिर आप पैरवी कर रहे हैं कि नहीं साहब हम महिलाओं के, अब महिलाओं आपको सेवा करने के लिए 5 साल मिले हैं, तो 92 लाख महिलाएं एक दिन में अपात्र कैसे हो गई? क्या वो एक दिन में पाकिस्तानी हो गई, बांग्लादेशी हो गई, या वो एक साथ मर गई? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। एक दिन तो नहीं लगा होगा करण जी, मुझे लगता है इसमें भी कई महीने निकालने होंगे। उन महिलाओं की पात्रता पे आप संकट करना चाह रहे हैं, उनके साथ उन पैसों से वो अपनी फीस भरा करती थी, बच्चे का लालन पालन किया करती थी, अपनी रोजी रोटी। करणवीर जी, इसमें एक महीना, करणवीर जी 1-2 दिन तो नहीं लगे होंगे, इसमें भी कई महीने बीते होंगे इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है? एकलव्य जी, एक प्रश्न, हाँ अटल जी, एक प्रश्न ले लूं क्या? बताइए सर, बताइए। केवल एक करणवीर जी से पहले प्रश्न ले लेता हूं कि वो पहले 10,000 जो रुपए दिए, जवाब जो भी देने की स्थिति में सरकार है, प्रश्न आप विपक्ष से लेंगे। नहीं, प्रश्न आप विपक्ष से लेंगे, जनता आपसे पूछ रही है हम 92 महिलाएं पात्र कैसे हुई, उसका जवाब बन जाएगा। करणवीर जी से लेता हूं, अरे पात्र है, जनता की सत्ता की मलाई आप लोग खा रहे हैं, देना पड़ेगा उनको। आधार के अंदर कुछ चेंजेस है, वो देना ही पड़ेगा।
जो कोई कमी है डॉक्यूमेंट में तो वो देनी पड़ती, पात्रता में कोई कमी नहीं। अटल जी, पात्र अटल वो जी, है, अटल जी, लेकिन इसका जवाब अगर दे देता हूं। उन्होंने अटल जी, इसका वो जवाब दे देता डॉक्यूमेंट्स हूं। नहीं सुन तो लीजिए, प्रोवाइड कराए, आपने सवाल वो सुन समय तो पे लीजिए सर। करा देंगी तो उनका सर सुन पूरा लीजिए, जो भी सर सुन पैसे लीजिए, वापस दे दिए आपको जाए, जवाब दे रहा जो हूं। कमिटेड है अगर वो जवाब दे दिए जाएंगे। आपने सवाल और पात्र सुन तो आपने लीजिए, एक सवाल किया, पहले तो ये सुन बताइए लीजिए। महाराष्ट्र में, बिहार में, जहां पर भी है वो दिए गए, वो तो ठीक थे ना, मैं जवाब दे रहा उनको हूं ना, जरूरत थी ना आपका सवाल हो भाई, गया, उनको लालन आपका पालन सवाल हो गया। बच्चे सब करना सुन लीजिए था, सर, तो वो देने टाइम वेस्ट देना मत कीजिए। दिए, आप वो तो वैसे भी ठीक है मोदी की ना। 40 ज़्यादा गाएंगे, आप टाइम वेस्ट गलत मत ठीक कीजिए। है, चलिए देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं एक बार एकलव्य जी के पास जाता हूँ। अरे सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूँ ना, आपका ठीक। सवाल हो गया, जवाब दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है अटल जी, अटल जी ठीक है, अटल जी, करणवीर जी एक मिनट। नहीं, गलत तरीके के मैं क्या सवाल कह आप रहा मत हूं? पूछा करिए ना। चलिए ठीक है, या तो वो पात्र आपका थी जवाब दे रहा और हूं। उनको देना आपका रिक्वायर्ड जवाब था दे रहा उन हूं। लोगों को, और अगर मैं क्या कह नहीं रहा हूं? दी, चलिए जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, करणवीर जी जवाब दे रहे हैं, एक बार एक जवाब दे रहा हूं। अटल जी एक मिनट, अटल जी एक हमारे मिनट। हिसाब से पात्र है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके, चलिए ठीक है, मैं वक्त की कमी है, एकलव्य जी, एकलव्य जी, एकलव्य जी, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो स्कीम होती है, नगद ट्रांसफर करने की जो स्कीम है, क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन बननी चाहिए? चुनावों से पहले अलग अलग पार्टियां आती है, अलग अलग वायदे करती है, चुनाव से पहले अलग अलग घोषणाएं कर दी जाती है। एकलव्य जी, चलिए ठीक है अटल जी, करणवीर जी, अटल जी, करणवीर जी, वक्त की कमी है मेरे पास, एकलव्य जी के पास जाना है मुझे। 2023 के अंदर सुन तो लीजिए, 4,000 और 4,500 चलिए ठीक है, एकलव्य जी आप जवाब दीजिए सर। लॉजिकली सुन लीजिए। एकलव्य जी, मेरा आपसे सवाल है। टाइम टाइम में डिबेट कर रहे हैं, जनता सुन रही है, आप गोल गोल मत घुमाइए, जवाब दे रहा हूँ। अब बताइए, अब आपका जवाब बताइए। मैं कह रहा हूं, कल को आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आप जॉब में जा रहे हैं, आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपको घर बैठा के आपसे रिजाइनेशन लेके, आपकी छुट्टी करके, आपको घर भेज के, आपके बच्चे को घर बैठा के, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, बीच में बोलिए, बीच में बोलिए, स्कूल बंद कर बीच में मत बोलिए। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, ठीक है ठीक है ठीक है, एकलव्य जी आप जवाब दीजिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास में। क्या ये जो नगद डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? चलिए ठीक है, एकलव्य जी, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो स्कीम होती है, क्या इसको लेकर भी कोई योजना बननी चाहिए, मापदंड तय हो जाना चाहिए? एकलव्य जी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आप करणवीर जी और अटल जी, आपकी ठीक है, रोककर करणवीर जी हो गया, करणवीर जी मैंने सुन लिया आपकी बात, से कहे कि आप करणवीर जी आपको पूरा मौका मिला है, करणवीर जी आपकी बात सुन ली मैंने, एकलव्य जी आप जवाब दे दीजिए सर। तो क्या किया जाए? आखिरी टिप्पणी आपकी, कंप्लीट एकलव्य जी मेरी, एकलव्य जी मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहता हूं, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम होती है उसको लेकर कोई गाइडलाइन बन जानी चाहिए? मैं बता रहा हूं ना। अरे करणवीर जी ठीक है, करणवीर जी हो गया, करणवीर जी हो चुका है, करणवीर जी आपकी बात सुन ली मैंने, करणवीर जी सुन ली मैंने आपकी बात। अटल जी, एकलव्य जी जवाब दीजिए। सर मैं किसका जवाब दूं, ये तो सर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीमें होती है, को मारा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है, क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन बन जानी चाहिए? क्योंकि अमूमन हर सरकार पर आरोप ये लगता है कि जब वो विपक्ष में होते हैं, चुनाव से पहले अलग अलग तरीके की घोषणाएं कर दी जाती है, और उसको पूरा करने के लिए जब बाद में अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें अलग अलग तरीके से खाना पूर्तियां पूरी की जाती है। देखिए दीपक जी, एक तो मैं अपेक्षा करूंगा कि पिछले 8 मिनट से लगातार मैं माननीय कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, और मैं आशा करता हूं कि जब मैं अपनी बात रखूं तो वो भी शांति से पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद ही जो प्रतिक्रिया देनी हो वो दें। तो देखिए, एक बात तो हुई बिहार की, तो बिहार में जो किश्त दी गई थी 10,000 रुपए की, वो एक ऑनगोइंग स्कीम की किश्त थी, ना कि कोई नई स्कीम के अनुसार वो पैसे दिए गए थे, और इसीलिए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता था, जिसपे कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और निर्णय सुनाया, और चुनाव आयोग ने भी अपना निर्णय सुनाया। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, देखिए ऐसा है कि चाहे 9 लाख हो चाहे 92 लाख हो, लोगों को सिस्टम में तो आना ही पड़ेगा और लाना ही पड़ेगा। यदि अगर जेन्युइन लोगों का नाम काटा जा रहा है, तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि जेन्युइन लोगों का नाम काट गया और उनको वंचित रखा जाएगा, तो वो अगली बार वोट कांग्रेस को दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, तो चलने देना चाहिए ये सिस्टम। और तीसरी बात, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि माननीय राहुल गांधी जी ने 1 वर्ष पहले एक बात कही थी कि जितनी आबादी उतना हक, वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करके सर्वे कराएंगे और उसके बाद इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पूरे देश में।
तो क्या राहुल गांधी जी सब में सबकी वेल्थ को बांट के उनका वोट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं? तो देखिए, कोई तर्क होना है। चाहिए। जब आप कोई आरोप लगाते हो किसी के ऊपर, तो आपको अपने को भी उसी तर्क से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। एकलव्य जी बहुत शुक्रिया, करणवीर जी आपका शुक्रिया, अटल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बड़ी चर्चा का विषय है, बड़ी बहस का विषय है कि आखिर ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम होती है, क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन बन जानी चाहिए, क्या कोई नियम बन जाने चाहिए? क्योंकि अमूमन हर विपक्षी दल पर आरोप ये लगते हैं, जब वो विपक्ष में होता है तब कई तरीके की घोषणाएं की जाती है, और जब वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो उसके बाद में उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कई तरीके की खानापूर्तियां भी की जाती है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।